बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 5 आपके सामने। और इस MCQ नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि एक बेबी कार्ट है। उसमें हमारे पास एक बेबी है, बास्केट में आपने देखा है, और इसको बैलेंस करने के लिए वेट यूज़ किया गया। अब इस कंडीशन में क्या दिखाया जाता है, ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि जितना मूवमेंट इसका क्लॉकवाइज है उतना ही मूवमेंट इसका एंटी क्लॉकवाइज है। यानी कि इन दोनों में से W की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो क्लॉकवाइज होगा, और इस बेबी की वजह से टर्निंग इफेक्ट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब अगर ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो वेट है, लेट सपोज वो W1 है, और इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ से D1 है। ठीक है, अब नज़र आ रहा है हमें, वैसे मोमेंट दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है और वेट पर भी डिपेंड करता है। अब इधर जो मोमेंट है W की वजह से उसका डिस्टेंस D2 है। अब हमें एक बात नज़र आ रही है क्लियरली कि D2 कम है और D1 ज़्यादा है, तो यकीनी तौर पे इस मोमेंट को बैलेंस होने के लिए फिर W2 को ज़्यादा होना, W का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू द W1। जब ही ये बैलेंस हो सकेगा, यानी W1 अगर हम देखें कंसिडर करें तो फिर इट मीन्स कि W1 जो होगा वो W के मुकाबले में लेस होगा, वरना ये बैलेंस नहीं हो सकता था। ठीक है, क्योंकि उसका अगर एक का डिस्टेंस ज़्यादा है तो दूसरे का डिस्टेंस कम है, तो जिसका डिस्टेंस कम है उसका वेट ज़्यादा होना ज़रूरी है, ताकि इनका प्रोडक्ट यानी D2 और W जो है वो आपके पास D1 W1 के इक्वल हो। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसलिए जो आपका W1 है वो आपका यहाँ पे लेस है एज़ कम्पेयर टू द W। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक है? आपके पास ए ऑप्शन ही ठीक है, लेस दैन द W। यानी कि बेबी का जो वेट है, वेट ऑफ द बेबी इज़ लेस दैन W। ये MCQs नंबर हमारे पास है 6। अ क्यूब ऑफ द साइड 2 सेंटीमीटर इज़ प्लेस्ड ऑन अ बैलेंस। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द क्यूब? डेंसिटी फाइंड करनी है तो सिंपल फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे मास ओवर वॉल्यूम का। और जब हम बात करेंगे मास की तो मास तो हमारे सामने गया हुआ है, हमारे पास गिवन है मास यहाँ पे, आप देख सकते हो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास 7.2 ग्राम्स है, और वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे इसका वॉल्यूम? क्योंकि ये क्यूब है, इसकी लेंथ, वेड्थ और हाइट तीनों सेम होंगी, और अगर आपने किसी भी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारे पास तीनों को मल्टीप्लाई करें, देन यू कैन फाइंड द आंसर। 2 टाइम्स हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 आंसर 4 8 आ जाता है। तो 7.2 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.9 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ये इसका यूनिट आ जाएगा। सॉरी, जस्ट वेट। ठीक है जी, 0.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 7.2 मास ग्राम्स में दिया हुआ है और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। चलिए जी, ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। इसमें ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जहाँ पे डेंसिटी दी हुई है। नेक्स्ट MCQ नंबर 7 है, ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट masses आर हंग ऑन अ स्प्रिंग, द डायग्राम शोज हाउ मच द स्प्रिंग स्ट्रेचेस। अच्छा जी, एक बात क्लियर हो गई है कि 100 ग्राम में जब हमने उसका मास हैंग किया है तो जो उसमें एक्सटेंशन आई है वो आई है 20 सेंटीमीटर। तो हमने देखना यह है कि जब एक्सटेंशन, इसको मैं कैप्चर कर लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। अच्छा जी, एक तरफ हम लिखते हैं एक्सटेंशन, एक तरफ हम लिखते हैं मास। E फॉर एक्सटेंशन, M फॉर मास। जब हमारे पास मास, जैसे ही हमने 100 ग्राम्स इसके साथ सस्पेंड किया तो एक्सटेंशन 10 सेंटीमीटर की आ गई है। एक्सटेंशन हमारे पास सेंटीमीटर में है, मास हमारे पास ग्राम्स में दिया हुआ है। ठीक है जी, ये मास हमारे पास ग्राम्स में। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आई है वो कितनी आई है। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो वो आई है 30 में से 10 माइनस कर दें तो वो 20 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आई है यहाँ से यहाँ तक। अब ये 20 सेंटीमीटर एक्सटेंशन के लिए कितना मास रिस्पॉन्सिबल है वो हमने फाइंड करना है। तो 20 के लिए जो हमारे पास मास है वो x हो जाएगा। हम इसको मेथड, रेशो मेथड लगा लेंगे। 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 आएगा, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यकीनी तौर पे आंसर 200 ग्राम आना चाहिए। चेक करते हैं ऑप्शंस में 200 ग्राम मौजूद है, बिल्कुल ऑप्शंस में मौजूद है। सी ऑप्शन आपका 200 ग्राम्स आ रहा है। नेक्स्ट MCQs कहते हैं विच रो गिव्स एन एग्जांपल ऑफ द स्टेटेड फॉर्म ऑफ द एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी के बारे में लिखा है द एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अ ट्रेन। बिल्कुल भी नहीं, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। द एनर्जी ड्यू टू द फ्लो ऑफ द कैथोड रेज इन अ कैथोड रे ट्यूब, बिल्कुल भी नहीं। कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली द इंटरनल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द स्विमर स्टैंड ऑन अ हाई डाइविंग बोर्ड। अगर कोई स्विमर स्टैंड बोर्ड के ऊपर खड़ा हुआ है तो उसमें जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी तो हो नहीं सकती। तो ये भी मैच नहीं कर रहा स्टेटमेंट इस एनर्जी के साथ। स्ट्रेन के बारे में बात करें, द एनर्जी ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन अ कार सीट। बिल्कुल सही कहा। जहाँ भी कोई इलास्टिक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे स्प्रिंग है, जब वो कंप्रेस होते हैं या स्ट्रेच होते हैं
तो उनमें जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो एनर्जी कहलाती है स्ट्रेन। ठीक है जी। आप जैसे किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, जैसे ही छोड़ेंगे वो मूव करेगा। या किसी को कम प्रेस कर देते हैं स्प्रिंग को, उसमें भी एनर्जी स्टोर हो जाती है, जैसे फोर्स रिलीज़ करेंगे वो मूव करेगा। तो वो जो एनर्जी उसमें स्टोर्ड होती है दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड स्ट्रेन, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू।